टुडेज क्लास इज अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन और ढेर सारी चीज़ें इसमें आपको मालूम है. विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन विथ सिंगल वन लाइनर्स. चलिए वी स्टार्ट विथ ऑल फंडामेंटल्स. कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में. पहला आता है व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस किसको कहते हैं? The distance moved by a particle is nothing but the length of the path. Distance का मतलब होता है length of the path. कोई पार्टिकल अगर यहाँ से शुरू किया ऐसे ऐसे करके जाके यहाँ पे पहुंचा, कितना डिस्टेंस गया, ये रास्ता का लेंथ कितना है. ठीक है, the length of the path gives you the distance. I hope you understand. कितने सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर कितने सारे घूमे फिरे के क्वेश्चंस आएंगे, विल सी. और डिस्टेंस का मतलब हुआ लेंथ ऑफ द पाथ. पॉइंट नंबर 2, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल. वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं. पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मीन्स द पोजीशन वेक्टर. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोजीशन वेक्टर. अगर कोई एक पार्टिकल कोई एक पॉइंट में है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, कोई एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट में है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो ए का पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट एक्स वाई, तो आप कहोगे दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. So for a particle at xy, क्या आपको मालूम है कि पोजीशन वेक्टर क्या हुआ करता था? For the position vector, if I want to write this in rectangular form, तो हम कहेंगे इसका एक y कंपोनेंट होता है, इसका एक x कंपोनेंट होता है. एंड ऑब्वियस है कि ये x है, ये y है और ये x है. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट xy क्या होता था? xi कैप प्लस yj कैप. कोई मूवी नहीं चल रहा है कि देखो बैठ के बीच बीच में बोलोगे तो यू विल फील इन्वॉल्व, और जितना इन्वॉल्व होगे उतनी याद रखना आसान हो जाएगा, चीजें आसानी से याद रहेंगे. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज xi कैप प्लस yj कैप. क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? वी आर जस्ट बिगिनिंग, अभी ढेर सारे पॉइंट्स लिखना है. इज इट ओके विथ एवरीवन? फाइन. चलिए पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है सबको मालूम है. जो चीजें थोड़ा सा अनबन सा है उनको मैं बताना चाहूंगा. डिस्प्लेसमेंट एस, ये क्या? इट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल है, ये मान लो ए पॉइंट में खड़ा था और ये कहीं घूम फिर के आके बी पॉइंट में पहुंचा. क्या आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है? वो तो सबको आता है. ये वेक्टर को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. कौन सा वेक्टर? ये वाला वेक्टर. ये वेक्टर को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. अब ये डिस्प्लेसमेंट है कितना? क्या दे रहा है स्टेटमेंट में? चेंज इन पोजीशन वेक्टर. मैं इसलिए एलाबोरेट कर रहा हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चन आया और बच्चों को लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है. देखो ए का पोजीशन वेक्टर को मानते हैं पी ए सपोज, बी का पोजीशन वेक्टर को मानते हैं पी बी. ए का पोजीशन वेक्टर है पी ए, बी का पोजीशन वेक्टर है पी बी, और ये है डिस्प्लेसमेंट एस. क्या आपको दिख रहा है इसमें कि ए का पोजीशन पी ए वेक्टर, पी बी वेक्टर और एस वेक्टर में कोई रिलेशन है? यस, मेक यूज ऑफ ट्रायंगल. कौन कौन ऑर्डर में है? पी ए एंड एस. पी ए एंड एस आर इन ऑर्डर, पी बी इज इन रिवर्स ऑर्डर. तो आप कहेंगे वेक्टर पी ए प्लस एस इज इक्वल टू पी बी. जैसे आपका समझाने के लिए मैं बता सकता हूं, हियर पी ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू पी बी वेक्टर, और द डिस्प्लेसमेंट क्या है? पी बी वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर. वो क्वेश्चन कैसे आएगा? पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप टू 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है. पोजीशन ए से बी में बदल गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? पीबी माइनस पी ए. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन वेक्टर.
Remember in physics, no, change in a physical quantity is always final minus initial. Change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy. Change in momentum, final momentum minus initial momentum. Change in velocity, final velocity minus initial velocity. Change is interpreted as a final minus initial. अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया पीबी माइनस पीएम, मतलब 2 पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो हम ये कर सकते हैं। ये क्वाइट ऑब्वियस है कि आपको मालूम है, छोटी छोटी चीज नहीं बताना चाहिए, लोग भी हंसेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डायरेक्शन होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड द एंडिंग पॉइंट, है ना। चलिए, नहीं तो आप भी हंसोगे सर क्या पढ़ाते हैं, हमको ये सब चीजें नहीं आता है क्या, ऐसे बोलोगे। चलिए नंबर 4, देन वी टॉक अबाउट स्पीड। और पहले मैं बताऊं कि व्हाट इज आवर स्पीड। आवर स्पीड होता है the ratio of total distance moved by total time taken। अब स्पीड होता है क्या, कि टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम टेकन, उसको कहते हैं आवर स्पीड, सबको मालूम है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, time is also a scalar quantity, one scalar quantity divided by another scalar quantity, so it is a scalar quantity, there is no direction at all, so it is a scalar quantity। now let us talk about speed। speed का प्यारा सा नाम स्पीड है, लेकिन पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं कहते, लेकिन समझ लेते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर रहा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट डेल्टा S by delta t मीटर पर सेकेंड, where delta S क्या है, delta S is distance moved in a small time of delta t seconds close to instant of कंसर्न। आप चाहे पूरा चीज लिखो ना लिखो, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा तो हो सकता है कि कोई आप में से कोई मिस कर जाएगा। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी सबको मालूम है, बट थोड़ा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी जान लो। इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। कोई गाड़ी जा रहा है, कोई पूछेगा आपका स्पीड क्या है, गाड़ी का स्पीड क्या है, देखोगे कि गाड़ी तो कांस्टेंट स्पीड में नहीं जा रहा है, उसका स्पीड बदल रहा है, कभी डाउन में था तो स्पीड ज्यादा था, कभी अप में था तो स्पीड लो था, या फिर कभी हाईवे पे था तो बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा था, कभी ट्रैफिक में था तो स्पीड लो था। कोई पूछेगा तुम राउरकेला से भुवनेश्वर गए तो बताओ स्पीड कितना था, आप बोलोगे कब बोलो, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड था। अच्छा ठीक है, रात के 9 बजे क्या स्पीड था, रात के 9 बजे क्या स्पीड था जानने के लिए यू हैव टू कंसीडर ए स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी सेकेंड्स क्लोज टू 9 PM। रात की 9 बजे से शुरू करके 9 बजकर डेल्टा टी सेकेंड तक आप ऑब्जर्व करो। उतनी छोटी सी टाइम में अगर वो डेल्टा एस डिस्टेंस गया है तो 9 बजे डेल्टा टी सेकेंड में डेल्टा एस डिस्टेंस गया था, तो 9 बजे का स्पीड है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। 10 बजे सेम डेल्टा टी में कुछ दूसरा डेल्टा एस होगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी डिफरेंट। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मेरी बात समझ में? अब सोचो कि कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, तो सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्पीड में 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो जब भी पूछोगे स्पीड कितना है वो कहेगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर कोई पूछेगा उसका एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सपोज वो टी सेकंड के लिए मूव किया और वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस कितना गया होगा 10 इंटू टी, टोटल डिस्टेंस गॉन 10 इंटू टी इन ए टाइम ऑफ टी सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड क्या होगा 10 इंटू टी बाई टी, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, तो क्या हो गया 10। कहने का मतलब है जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है उसका एवरेज स्पीड इज सेम एज द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, when a particle is moving with constant speed, for constant speed motion, constant speed motion, average speed is same as instantaneous speed।
ध्यान रहे जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे वी टॉक अबाउट दी टोटल टाइम टेकन। अगर रास्ते में एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त बीच में कहीं थोड़ा सा रेस्ट लिया था तो उस टाइम को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। दूसरा हुआ, जितना आपको समझ में आया है अभी तक, आप मान लो कि राउरकेला से कोई भुवनेश्वर जाएगा बाई कार, कितना जल्दी पहुंचेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस, इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि एवरेज स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या था? अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी बहुत ज्यादा था लेकिन रास्ते में 2 घंटा बैठ के चाय पी रहा था तो कहाँ पहुंचेगा? एवरेज स्पीड ज्यादा होगा तो जल्दी पहुंचेगा। जो कितनी जल्दी पहुंचेगा वो एवरेज स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कहीं कहीं किसी को ठोक दिया, कितना हजार्डस एक्सीडेंट होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है इंसिडेंट? इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड? ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि गाड़ी का स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना जोर से ठोकेगा। तो यू आर एबल टू फील कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एवरेज स्पीड इन ओवरऑल टाइम। सपोज कोई गाड़ी जा रहा था राउरकेला से भुवनेश्वर, रास्ता भर उसका स्पीड बदल रहा था। अब रास्ते में कभी उसका मिनिमम स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या लगता है कि उसका ओवरऑल एवरेज स्पीड 10 से नीचे या 90 से ऊपर हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर इन ए कंप्लीट जर्नी द मिनिमम स्पीड इज v minimum and maximum speed is v maximum, then the average speed has to be between v minimum and v maximum। v maximum से ज्यादा नहीं हो सकता, v minimum से कम नहीं हो सकता, ठीक है। कीपिंग ऑल these things in mind, let us write the next point, bit number 4। In a motion where minimum speed is v minimum and maximum speed is v max, the average speed is given by v average is equal to line between v minimum to v maximum। ये v minimum से v maximum के बीच में रहेगा। Is that clear? ओके, ये बात हमें समझ में आया। नेक्स्ट, हमें फिजिक्स में ना ढेर सारे फॉर्मूले के साथ साथ कुछ डिराइव्ड फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। डिराइव्ड फॉर्मूले मतलब ऐसे कुछ न्यूमेरिकल से वो इतना चालू टाइप का हो गया कि उनका आंसर को याद रखना पड़ता है, समझ में? तो आंसर को याद रखोगे तो क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा तो आप यू कैन सेव योर टाइम। बिट नंबर 5, if a particle in motion moves half the distance with speed v1 and rest of distance with speed v2, then v average, the average speed कितना होगा? कोई पार्टिकल मोशन में था, पहला आधा डिस्टेंस को गया v1 स्पीड में, दूसरा आधा डिस्टेंस को गया v2 स्पीड में, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना गया? 2s, s गया v1 में, s गया v2 में। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम क्या हो गया? देखो तो टोटल डिस्टेंस इज 2s, टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा होगा s बाई v1, यहां से यहां तक जाने के लिए s बाई v2, सो इट इज s बाई v1 प्लस s बाई v2, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको पता चलेगा इट इज ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई v1 plus v2। Consider this as a derived formula.
समझ में आ रहा है? आपको ये याद रख लेना चाहिए। फॉर ए पार्टिकल इन मोशन, if it covers half the distance with speed v1, rest half distance with speed v2, then the overall average speed is 2v1 v2 by v1 plus v2। ठीक है, ये बात है। चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये हम लोग ढेर सारा पॉइंट देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 देख चुके हैं, पॉइंट नंबर 5 की बात चल रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये सबको मालूम है। तो ऑब्वियसली इसका भी यूनिट सेम एज एवरेज स्पीड होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। बट ये डिस्प्लेसमेंट को इन्वॉल्व कर रहा है। आप जानते हो कि अगर f एक वेक्टर है, f/2 भी एक वेक्टर है सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम इज ऑलवेज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। It cannot happen a particle was moving for -3 seconds. No, it's not possible. Time is always positive. कोई पॉजिटिव क्वांटिटी डिफाइंड किया तो डायरेक्शन बराबर रहा, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा। एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। एवरेज वेलोसिटी इट इज डायरेक्टेड along the total displacement, it is directed along the total displacement। इसका डायरेक्शन टोटल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन की बराबर है। मैं कल आपके लिए कुछ मटेरियल बना रहा था रात में, एंड आई फाउंड ए क्वेश्चन, इट वाज वेरी ओल्ड क्वेश्चन, एम्स का होता था एंट्रेंस, उसमें क्वेश्चन ऐसे दिया था, ऐसा दिया था एक क्वेश्चन, ठीक है। पूछा था कि ये सब कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये सारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। मान लो ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, ऐसे करके दिया था। और पूछा था कि एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ पर पहुंचने के बाद उसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे। अभी हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पढ़े नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। मतलब जब वो यहाँ से जा रहा होगा पक्का उसका वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा, जब वो यहाँ से जा रहा होगा उसका वेलोसिटी ऐसे होगा। कौन सा पॉइंट में इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की बराबर था? तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो आप कहोगे ऐसे जाओ, डी पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट जैसा है वेलोसिटी वैसा है, तो आप कहोगे एवरेज वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में। मतलब इसी पॉइंट पे आपका एवरेज वेलोसिटी भी कुछ ऐसा ही है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। रिमेंबर इट्स ए वेक्टर। और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर कैसा है? यहाँ पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कुछ ऐसा है। अच्छा लगा क्वेश्चन, तो उस पॉइंट को भी मैं इंक्लूड किया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है और जो एवरेज वेलोसिटी है दोनों सेम डायरेक्शन में। कौन सा पॉइंट में? इट इज एट पॉइंट डी, ऐसे कहोगे, इट इज एट पॉइंट डी। डी पॉइंट में एवरेज वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया था, बताना था। क्या मैं ये समझा पा रहा हूँ? yes. अच्छा, तो इसको आप चाहो तो याद कर सकते हो, 8d एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी are in same direction। ठीक है। Now
एवरेज वेलोसिटी क्या है समझ में आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पे दूसरा टर्म आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम लोग सिर्फ वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या है, इट्स ए वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड। ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस स्पीड। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज टैंजेंट टू पाथ। कितना सिंपल है, मतलब कोई पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो यहां पर जाते जाते उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। मतलब whenever a particle is moving in a curved path, its velocity is continuously changing. ठीक है, for a particle in a curved path, its velocity continuously बदलता है। वेलोसिटी बदलने के लिए दो तरीके से बदल सकता है, एक तो हुआ उसका स्पीड बदलेगा या डायरेक्शन बदलेगा, या फिर दोनों बदलेंगे। ठीक है, दोनों बदलेंगे तो हम कहेंगे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बदल गया। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पर कोई चीज फिसलते हुए नीचे आ रहा है, ये फिसलते हुए नीचे आ रहा है कोई स्मूथ इंक्लाइन में, तो क्या इसका वेलोसिटी बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? वेलोसिटी का दो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन बदल रहा है? नहीं, डायरेक्शन रिमेनिंग सेम, द स्पीड इज इंक्रीजिंग। सपोज हम कहेंगे कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो डिस्टेंस बराबर है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे, स्पीड बराबर रहेगा। इट इज चेंजिंग, इज द वेलोसिटी चेंजिंग? यस, वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल रहा है, कभी डायरेक्शन ऐसा था तो कभी डायरेक्शन ऐसा था। सपोज आई से द केस, सपोज कोई पार्टिकल, कोई पार्टिकल किसी एक हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर, मान लो कि ये कोई एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, बाउल थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसा। ये हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर कोई चीज यहां से फिसलने लगा, फिसलते फिसलते नीचे आया। जैसे जैसे नीचे आएगा क्या बदलेगा? स्पीड भी बदलेगा, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। स्पीड भी बदलेगा और कर्व पाथ में जा रहा है, डायरेक्शन भी बदलेगा। तो तीनों केस में वेलोसिटी बदल रहा है। इस केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है वेलोसिटी का, दैट इज स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम। इस केस में स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल रहा है, एंड इन दिस केस बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, है ना। सो तीनों केस में ये स्पीड चेंजेस, ये डायरेक्शन चेंजेस, यहां पर बोथ चेंज, ये सारा केस में वेलोसिटी इज चेंजिंग। सारा केस में वेलोसिटी बदल रहा है, किस केस में स्पीड बदल रहा है तो किस केस में डायरेक्शन, किस केस में दोनों बदल रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा बिफोर वी एंटर इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैं थोड़ा सा चीज कुछ करना चाहूँगा जो अभी तक करा चुके हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की चीज करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये कंप्लीट आर्टिकल, ये करीब करीब 1 घंटा लगेगा खाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इतने सारा चीज देखने के लिए। तो बिफोर दैट लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस। ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। A train moving with constant speed crosses a lamp post in 30 seconds. समझ में आना चाहिए कि कोई ट्रेन अगर किसी एक लैंप पोस्ट को क्रॉस कर रहा है, मान लो कि यहाँ पर कोई एक लैंप पोस्ट है, कब कहेंगे ये ट्रेन क्रॉस कर गया? जब ये ट्रेन इस पोजीशन से आके इस पोजीशन में पहुंचेगा। सो क्रॉसिंग ए लैंप पोस्ट मींस क्रॉसिंग इट्स एक्चुअल लेंथ, ट्रेन का जो लेंथ है उतना ही मूव करना है। और दिया है कि लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए कितना समय लेता है? 30 सेकेंड्स। ट्रेन का स्पीड क्या है मालूम नहीं है, इसका मतलब L/v इज 30। L डिस्टेंस गया v स्पीड में, तो ये हो गया 30। इट क्रॉसेस ए ब्रिज, कोई ब्रिज है, ये कोई ब्रिज है, 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। ये ब्रिज कितना लंबा है? 100 मीटर लंबा है।
इस ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ? आप कहोगे शुरू में ट्रेन यहाँ पे पहुंचा और जब इस पोजीशन से आके इस पोजीशन में पहुंचा तो हम कहेंगे ये क्रॉस कर गया, ये ब्रिज को क्रॉस कर गया। कब कहेंगे? जब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाएगा तो हम कहेंगे ये ब्रिज को क्रॉस कर गया। मतलब स्पीड तो कांस्टेंट था। क्या आप बता सकते हो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना दूर जाना पड़ेगा? L + 100। ये ट्रेन यहां से यहां तक गया है तभी ब्रिज को क्रॉस कर पाया। ये लेंथ तो L था और ये 100 था। कितना समय लगा? 50 सेकेंड। इसमें से क्या कंक्लूजन मिला? L + 100 बाय ट्रेन स्पीड इज 50। Look at these two equations. L/v is 30. This समझ में आया? तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं L/v + 100/v। L/v हो गया 30, 100v हो गया 100/v हो गया 20, 100/v हो गया 20, तो v हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। v हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो सोचो L हो गया कितना? 150 मीटर्स। ठीक है, तो सॉल्विंग v is 5 मीटर पर सेकेंड, L is 150 मीटर्स। क्या मैं समझा पाया? नेक्स्ट, a particle moves first 1/3 distance with speed v1, second 1/3 with speed v2, third 1/3 with speed v3. What is the overall average speed? ये पहला s डिस्टेंस को गया v1 में, दूसरा s डिस्टेंस को गया v2 में, तीसरा s डिस्टेंस को गया v3 में। ओवरऑल एवरेज स्पीड, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस 3s, टोटल टाइम s/v1, s/v2, s/v3। नहीं, तो इट कम्स आउट टू बी 3v1 v2 v3 बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। चलिए अगला क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड v1 फॉर सम टाइम एंड स्पीड v2 फॉर सेम टाइम अगेन। कुछ समय के लिए गया v1 स्पीड में, उतने ही समय के लिए गया v2 स्पीड में। फाइंड द ओवरऑल एवरेज स्पीड। अच्छा चलो मानते हैं कि t सेकंड के लिए गया v1 स्पीड में, अगला t सेकंड के लिए गया v2 स्पीड में। नहीं तो फिर एवरेज स्पीड क्या हो गया? विल से एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इट इज v1 प्लस v2/2। समझ में आ रहा है? यस। In figure shown, the two blocks approach towards each other with constant speeds. A dog runs between A and B with constant speed 12 meter per second till it is killed between the blocks. दो ब्लॉक यहाँ पे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये कोई एक ब्लॉक है और ये एक दूसरा ब्लॉक है। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे की तरफ कांस्टेंट स्पीड में आ रहे हैं। They are coming towards each other with constant speeds. कितना? एक 6 मीटर पर सेकेंड, एक 4 मीटर पर सेकेंड फिगर में दिखाया गया है। कुत्ता जो है दोनों ब्लॉक के बीच में दौड़ रहा है, कितना स्पीड में? 12 मीटर पर सेकेंड में, बिटवीन ए एंड बी कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है। आफ्टर व्हाट टाइम इट इज किल्ड? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय डॉग, सॉरी मिसिंग है, बाय डॉग। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग, ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ डॉग। कुत्ते के बारे में पूछा गया है, आपके हमारे बारे में कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट अस तो ऐसा करते हैं कि दो ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक है और इन दोनों ब्लॉक के बीच में ये कुत्ता भागेगा। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। पहला वाला ब्लॉक, लेफ्ट वाला ब्लॉक ए मूव कर रहा है 6 में, बी मूव कर रहा है 4 में। ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, और दोनों के बीच में शुरू में डिस्टेंस क्या था? 100 मीटर। ये ए है, ये बी है। पहला क्वेश्चन पूछा है कितनी समय के बाद मिलेंगे।
मान लो t सेकेंड के बाद मिलेंगे। t सेकेंड में a कितना गया होगा 6 इंटू टी, b कितना आया होगा 4 इंटू टी। a यहाँ पे आया होगा, b यहाँ पे आया होगा। a का डिस्टेंस प्लस b का डिस्टेंस दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, तो सम ऑफ द दिस टू डिस्टेंसेस मस्ट बी इक्वल टू 100। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 100। तो मिल गया। कितनी समय के बाद मिलेंगे 10 सेकेंड के बाद मिलेंगे। समझ में आ गया। फिर पूछा है टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द डॉग। कुत्ता जो है इन दोनों के बीच में दौड़ते 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 दौड़ते, ऐसे 2 ब्लॉक था और कुत्ता भागते गया। तो जब भाग के गया, पहले 100 मीटर दूरी पे था, कुत्ता यहाँ से भाग के गया तो उसको 100 मीटर नहीं जाना है बी के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि तब तक बी कुछ दूर आगे आ गया होगा। तो कुत्ता का रास्ता धीरे धीरे छोटा होने लगा। फिर वो ए के पास आया, फिर बी के पास, करते 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 कुत्ते की मौत मारा गया यहाँ पे। अब बात यह है कि वो कितना दूर दौड़ा, कितना दूर दौड़ा। व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द डॉग डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द डॉग एंड द टाइम फॉर व्हिच इट वाज रनिंग। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द डॉग, डिस्टेंस मूव्ड बाय डॉग कितना हो जाएगा 10 सेकेंड के लिए दौड़ा। और कुत्ते का स्पीड था क्या था, इट वाज समथिंग लाइक डॉग रन बिटवीन ए एंड बी विद कांस्टेंट स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो 12 में दौड़ा तो कितना दूर गया होगा 120 मीटर। द डॉग हैज मूव्ड a total distance of 120 meters. Total displacement of the dog, displacement of the dog, कुत्ता कहां पर मरेगा जहां पर दोनों ब्लॉक एक दूसरे को मिलेंगे। ये दोनों ब्लॉक यहाँ पे मिलेंगे तो बेचारा कुत्ता चिपक जाएगा दोनों के बीच में। कुत्ता यहाँ पे मरा, ठीक है। तो अच्छा, कुत्ता का थोड़ नहीं होता, टेर होता, हाँ ठीक। ये जो कुत्ता यहाँ पे मरा, कितना हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से शुरू किया था, ये तो दिया नहीं कहां से शुरू किया था। हाँ, इट इज नॉट मेंशन कि फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। अब ये क्वेश्चन तो आंसर नहीं बता सकते। अगर कुत्ता ए से स्टार्ट किया होता, यहां पर मरता तो ए का डिस्प्लेसमेंट की बराबर होता। बी से स्टार्ट किया होता, यहां पे मरता तो बी की डिस्प्लेसमेंट बराबर होता। आंसर होगा कैन नॉट बी सेड एज स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट नोन। कुत्ता का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं है, कह नहीं सकते वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। बी से स्टार्ट करके आया था कि ए से स्टार्ट करके आया था कि मिड पॉइंट से स्टार्ट करके आया था, अकॉर्डिंगली द डिस्प्लेसमेंट होगा। बिट नंबर 4 क्या पूछा है, ओवरऑल एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको मालूम चल चुका है, टोटल टाइम भी मालूम है, आप निकाल सकते हो। लेकिन क्यों निकाले हम जानते हैं कि व्हेन समथिंग इज रनिंग विथ और मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड इज सेम एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप कहोगे एज डॉग रन्स विथ कांस्टेंट स्पीड, बाकी कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। एवरेज, its average speed is equal to 12 meter per second. When something moves with constant speed, average speed is same as instantaneous speed. I hope I am able to explain. क्या चीजें समझ में आ रहा है? हाँ, कितना सिंपल तो था, ठीक है। In above question, if dog starts from A and keeps running, then what is overall average velocity of the dog? ऊपर वाले जो क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था, कुत्ते ने A से चलना शुरू किया, ये था 6 मीटर पर सेकेंड, ये था 4 मीटर पर सेकेंड। कुत्ता यहाँ से चलना शुरू किया, गया B को यहीं पे कहीं मिला, ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पे मारा गया। पूछा है कुत्ता का एवरेज स्पीड क्या है। देखो, जब कुत्ता यहाँ से शुरू किया और जब मरा, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम के बीच में किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है कि कुत्ते का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे मर गया, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग। अगर कुत्ता बी से स्टार्ट किया होता तो हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी वुड हैव बीन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग।
तो सेम टाइम में ए जितना डिस्प्लेसमेंट किया कुत्ता भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब ए का एवरेज वेलोसिटी और कुत्ते का एवरेज वेलोसिटी बराबर है टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम। ए इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी यू नो एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ए का एवरेज वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, तो कुत्ते का एवरेज वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ डॉग same as average velocity of A that is 6 meter per second। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? When something is moving with constant speed, average speed is same as instantaneous speed। When something is moving with constant velocity, average velocity is same as instantaneous velocity। क्या मेरी बात समझ में आया? तो बाकी डाटा नहीं भी दिया रहेगा तब भी आप बोल सकते हो कुत्ते का स्पीड क्या था, कितने दूर से आ रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, steam engine is moving with constant speed, wind is blowing with constant speed। When it moves in direction of wind, the length of smoke trail becomes L1 in time t। When it moves in opposite direction of wind, length of smoke trail is L2 in time t। Find the speed of wind। थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जब ट्रेन ऐसे जा रहा है और यहां से धुआं छोड़ रहा है, यहां से धुआं छोड़ रहा है, तो जहां पे धुआं को छोड़ देगा, धुआं तो भागता नहीं ना, जहां छोड़ देगा वहीं रुक जाएगा। यहां पर धुआं को छोड़ना शुरू किया t सेकंड में, ये कितना दूर चला गया, ये t सेकंड में, ये सपोज यहां से यहां पर चला गया। अगर हवा नहीं चल रहा है, यहां से धुआं छोड़ना शुरू किया, छोड़ते छोड़ते यहां तक गया। अगर ट्रेन का स्पीड है भी तो t सेकंड में ये जो धुआं का ट्रेल बनेगा, स्मोक ट्रेल, इसका लेंथ क्या होगा vt होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इनटू टाइम विल बी लेंथ ऑफ द स्मोक ट्रेल। क्या बात रियलाइजेशन में आ रहा है? व्हेन नो विंड इज देयर, व्हेन नो विंड इज देयर, ट्रेन मूव कर रहा है, मान लो v स्पीड में, दिया नहीं है v स्पीड, चलो कहते हैं v1 स्पीड में ट्रेन मूव कर रहा है, v1 स्पीड में, v1 स्पीड में ट्रेन जा रहा है, तो यहां से धुआं छोड़ना शुरू किया, धुआं को जहां छोड़ दिया वहीं रुक गया, लेकिन ट्रेन आगे निकल गया, धुआं छोड़ते 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 छोड़ते, तो कितना लंबा लेंथ बन गया t सेकंड में, v1t। ओके, ये कब हुआ? व्हेन देयर इज नो विंड, व्हेन देयर इज नो विंड, हवा नहीं चल रहा है। अच्छा, दूसरी केस में अगर हम कहेंगे कि अब हवा चलने लगा है और ट्रेन किधर जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, सपोज हवा चल रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, तो ये जो यहाँ पे हवा को छोड़ा था स्मोक को, उसको हवा लेके जाएगा, हवा आगे लेके जाएगा, तो क्या होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेल सेम रहेगा कि छोटा रह जाएगा? व्हेन द ट्रेन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, लेंथ ऑफ द ट्रेल छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा? क्योंकि ये होना चाहिए v1t, लेकिन हवा चल के इसको छोटा कर रहा है, इसको छोटा कर रहा है, ऐसे, है ना? कितना छोटा कर देगा t सेकंड में? v1t था, कम हो गया vwt। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? And when the wind is blowing in the opposite direction, when wind is blowing or train is moving in the opposite direction, wind is blowing in the opposite direction, तो wind का डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, अरे रे भाग गया wind, पकड़ो, हाँ, ये wind का वेलोसिटी ऐसा लेते हैं। Now the velocity of wind is something different, opposite to velocity of train, ये vw है। तो ट्रेन इधर जा रहा था, अगर विंड नहीं चलता तो लेंथ होता v1t, हवा उल्टा चल रहा है तो इस विंड को खींचते हुए दूर तक ले आएगा, ये विंड को खींचते हुए दूर तक ले आएगा। अब ये लेंथ ऑफ दी ट्रेल क्या हो जाएगा t सेकंड में? v1t प्लस vwt। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या दिया है? दिया है कि when it moves in the direction of wind, when it moves in the direction of wind, length becomes L1 in time t,
moves in opposite direction, length becomes L2 in time, in same time t. अच्छा, पहला वाला में L1, दूसरे वाले में L2, मतलब L1 क्या है, V1t माइनस VWT, L2 क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेल कितना है, V1t प्लस VWT। क्या पूछा है निकालने के लिए, पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड निकालना है, तो दिस माइनस दिस कर दो, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे, V1t से V1t कैंसिल हो जाएगा, VWT कैंसिल हो जाएगा, 2VWT, सॉरी इट इज कमिंग 2VWT। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सॉल्व किए तो हमें मिला दिस, इसमें से वेलोसिटी ऑफ विंड पता चल गया, क्या ये L2 क्या लिखा है, ये L1 है, इट इज L2 माइनस L1 बाय 2t, वेलोसिटी ऑफ विंड इज L2 माइनस L1 बाय 2t। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ कि ऐसे ही फेंक रहा हूँ? इज इट अंडरस्टूड? हाँ, जिनको तकलीफ हो रहा है बोलो, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड। ये स्मोक ट्रेल वाला क्वेश्चन आते हैं तो इसको मैं करवाया, ठीक है। और एक पर्टिकुलर रेट को मैं जानबूझ के स्किप किया हूँ कि आप दिमाग लगाओगे, वो जो मूविंग ऑन एस्केलेटर्स ये भी आता है, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, आदमी चढ़ रहा है तो इतना समय लगा, नीचे आया तो इतने समय लगा, एस्केलेटर रेस्ट में तो कितना समय लगेगा। मैं जानबूझ के एक वेराइटी को छोड़ा हूँ, आप यू विल गेट इट इन योर मटेरियल्स, तो ट्राई करोगे, लॉजिक तो सेम है, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moves 16 meter to east, then 8 meter with 8 meter per second, then turns left and moves 12 meter with 3 meter per second. Find overall average speed and average velocity. कोई पार्टिकल 16 मीटर गया, ठीक है भाई, ये गया 16 मीटर, फिर लेफ्ट को टर्न किया और 12 मीटर गया। पहले उसका स्पीड था 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम लगा होगा 2 सेकेंड। बाद में उसका स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम लगा होगा 4 सेकेंड। पूछा है ओवरऑल एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस 12 प्लस 16 बाय टोटल टाइम 4 प्लस 2। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, you know the total displacement here is this, और ये कितना है 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, दैट इज 20, सो इट इज 20, और लिख देते हैं 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर होल ओवर बाय टाइम, टाइम तो वही है। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। आ रहा है समझ में? A particle is moving in a circle with speed v. What is the magnitude of change in velocity when its average velocity becomes perpendicular to the instantaneous velocity? कोई पार्टिकल कोई सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ये है वो सर्किल जिसमें वो पार्टिकल जा रहा है। चलो मानते हैं कि एक समय में उस पार्टिकल का पोजीशन कुछ यहाँ पे था और वेलोसिटी था ऐसा, the velocity was like this। बोल रहे कि जब उसका एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हो जाएगा तब चेंज इन वेलोसिटी कितना है। अच्छा सोचते हैं, जब वो आके यहाँ पे पहुंचेगा उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा होगा, और एवरेज वेलोसिटी, you know the average velocity is always in the direction of total displacement, मतलब यहाँ पर जब वो पहुंचेगा उसका एवरेज वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। तो कहां पर पहुंचने के बाद एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे? कहां पर पहुंचने के बाद होंगे बताओ? ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट, जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा होगा और उसका एवरेज वेलोसिटी ऐसा होगा। यस, अभी दिख रहा है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
जब एवरेज वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा तब उसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, बहुत सिंपल है। तो आप कहोगे इट हैपन्स कितनी समय के बाद, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन के बाद ही कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है मतलब एवरेज वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। फाइन। तब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वे शुरू में वेलोसिटी क्या था v, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था। यहां पर भी स्पीड क्या होगा, वही भी, बट द टू वेलोसिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। नहीं, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, आप अगर आई कैप जे कैप लेके करोगे भी तो कर सकते हो, या फिर v है, ये v है, ये है फाइनल वेलोसिटी v, इसके साथ जोड़ना है फाइनल वेलोसिटी v, इसके साथ जोड़ना है माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऐसे था, माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऐसे होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड माइनस भी नहीं होगा, मैग्नीट्यूड v ही होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2v। समझ में आ रहा है? When the two vectors are in opposite directions, their difference is ordinary sum of their individual magnitudes. ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्या ये 2v वाला चीज सबको समझ में आया? यस। या फिर अगर ऐसे समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे कह सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी इज v i कैप, फाइनल वेलोसिटी इज माइनस v i कैप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस 2v i कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2v आइदर वे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v इज 2v। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, two particles when move in same direction with distance, the distance between them increases at a rate 4 मीटर पर सेकेंड। दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और मान लो इधर जा रहे हैं, ये v1 में जा रहा है, ये v2 में जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, दोनों बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस एट ए रेट 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब v2 मस्ट बी मोर देन v1। इंक्रीजेस एट ए रेट 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 मीटर बढ़ जाता है, हर सेकेंड में दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 मीटर बढ़ जाता है, हर सेकेंड में। हर सेकेंड में ये v2 कितना जाता है, v2 इंटू 1, v1 कितना जाता है, v1 इंटू 1, डिस्टेंस बढ़ गया, ये जितना गया ये कम गया, कितना बढ़ गया, दिस इज इक्वल टू 4, मतलब v2 minus v1 is 4. Understand this statement. Distance between them increases at a rate 4 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 4 मीटर बढ़ जाता है, हर सेकेंड में ये गया v2 इंटू 1, ये गया v1 इंटू 1, डिस्टेंस बढ़ गया कितना, v2 माइनस v1। Similarly, when they are moving in opposite directions, ये v1 में जा रहा है, ये v2 जा रहा है, obviously डिस्टेंस जल्दी जल्दी बढ़ेगा। अब हर सेकंड में कितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ये जाएगा v1, ये जाएगा v2, एक एक सेकंड में ये जाएगा v1 इंटू 1, ये जाएगा v2 इंटू 1, डिस्टेंस कितना बढ़ गया, v1 प्लस v2, एक सेकंड में कितना बढ़ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक 12 मीटर पर सेकंड। आपके पास दो इक्वेशन है, क्या आप रेशियो ऑफ वेलोसिटीज नहीं निकाल सकते हो? यस, ये तो कोई भी कर सकता है। तो क्या कहेंगे, सॉल्व करो तो v1 कितना आया, दोनों को जोड़ दो तो v2 कितना आया, पहले निकाल दो। v2 इज कमिंग आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड, और व्हाट इज v1 कमिंग आउट टू बी, कितना आ रहा है v1, फटाफट जोड़ो, दिस माइनस दिस करो, 2v1 इज इक्वल टू 8 और v1 इज 4। रेशियो क्या हो जाएगा v1 बाई v2, कुछ भी ले लो, अगर आंसर में 1/2 दिया होगा वो भी सही होगा, 2/1 दिया होगा वो भी सही होगा। v1 v2 निकल चुका है तो रेशियो निकालने में क्या रखा, क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ए मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम क्रॉसेस ए पैकेट फ्लोटिंग इन ए रिवर। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देख लेना और इसका आंसर को भी याद रखना। ये 1 मिनट में नहीं बनेगा, 1.5 मिनट लग जाएगा, फिर भी करेंगे। A man swimming downstream crosses a packet floating in a river.
एंड मूव्स फॉरवर्ड फॉर 30 सेकेंड्स। 30 देखा और आगे निकल गया 30 सेकेंड के लिए। देन रिटर्न्स बैक एंड मीट्स द पैकेट अगेन आफ्टर फर्दर t सेकेंड्स, फाइंड t। क्या आप सर इसको किया? सर नहीं हुआ, मतलब इक्वेशन बन के रह गया, आगे नहीं हुआ। ठीक ठीक ठीक, कमिंग। तो यहाँ पे कोई रिवर है, रिवर में कोई पैकेट है, और पैकेट तो रिवर में रेस्ट में नहीं रहेगा, पैकेट पक्का चल रहा होगा विथ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। आदमी स्विम कर रहा है, व्हेन द मैन स्विम्स, तो उसका कितना स्पीड हो जाएगा, यू नो, अगर वो जा रहा है पैकेट को क्रॉस करके, मूविंग डाउन स्ट्रीम लिखा है ना क्वेश्चन में, ए मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम, मतलब फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसका स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लो, है कि नहीं। अब वो आया, देखा कि यहां पर कोई पैकेट फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इस पोजीशन में पैकेट को मिला, ये पोजीशन ए में, सोचा क्या मालूम किसका पैकेट फेंक दिया होगा, हम क्यों उठाए, ये सोच के वो आगे निकल गया। कितना आगे निकल गया, 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के लिए ए से बी तक पहुंच गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 30 सेकेंड। फिर मन में उसका आया, अरे किसी का गिर गया होगा, तो देखते हैं कुछ होगा, नहीं, तो फिर वो वापस आया, यहां से ये वापस आया, जब वो यहां से वापस आया ऐसे, यहां पर जाने के बाद गया ऐसे, और यहां से वापस आया, तो उसको यहां तक आने की जरूरत नहीं, पैकेट को कहीं दूसरी जगह पे मिला, ये है वो मैन ना, पैकेट को मिला कहां पे, यहां पे मिला, चलो मानते हैं कि बी पे मिला, गया 30 सेकेंड के लिए, आया t सेकेंड के लिए, मतलब यहां से यहां तक का टाइम है t, पूछा t कितना है बताओ। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। तो फिर तो क्वेश्चन समझ लो, 50% सॉल्यूशन इज डन। भाई ये कहने का होता है, एग्जाम में समझ के मत आ जाना, करना पड़ता है, ठीक है, पता चला कि 50% हो गया मेरा। तो यहाँ पे ऐसे ए से शुरू किया, बी तक गया, फिर आके मान लो ये बी लिए थे, बी दोबारा ले लिए, सी पे मिला, सी पे मिला, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट सी है। आप कह सकते हो कि आपका जो मैन है, जब वो वापस आ रहा था, क्या बता सकते हो यहां पर आते वक्त उसका स्पीड क्या था? जाते वक्त था vm प्लस vf, तो आते वक्त होगा vm माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लो, क्योंकि पानी ऐसे जा रहा है, ये उल्टा आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप कहोगे ए बी सी, अच्छा ए बी कितना है, आप कहोगे ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए सी, हाँ ये तो समझ में आ रहा है, ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी कितना, ए बी डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में क्या स्पीड था इसका, vm प्लस vf वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू 30 माइनस bc क्या था, डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन इन t सेकेंड्स, vm माइनस vf इनटू t, दैट इज इक्वल टू ac। ac क्या है, ये डिस्टेंस, क्या है ये डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पैकेट, कितनी समय में, पैकेट को a से c तक आने के लिए कितना समय लगा, अरे तब तक आदमी गया वापस आया, तब तक पैकेट चल रहा था, आदमी गया 30 सेकेंड, आया t सेकेंड, तो पैकेट कितना समय के लिए गया, 30 प्लस t, उतना समय के लिए ये क्या स्पीड में गया, vf स्पीड में, vf इंटू 30 प्लस t। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करिए और देखिए क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है देखिए, तो इसमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, 30 vm माइनस t vm, सेम चीज को लिख रहा हूं, 30 vm माइनस t vm इज इक्वल t vm, 30 vf प्लस t vf, 30 vf प्लस t vf, इज इक्वल टू vf इंटू 30 प्लस t। देखो ही क्या हूं, अब दोनों तरफ ये चीज है, कैंसिल हो गया, क्या मिला, 30 माइनस टी इंटू वी एम इज इक्वल टू 0, मतलब t कितना है 30 सेकेंड, जितना समय के लिए जाएगा उतनी समय के लिए वापस आएगा, तो पैकेट को पाएगा। याद रख लेना, टिपिकल क्वेश्चन है।
जितना समय के लिए डाउन स्ट्रीम गया उतनी ही समय के लिए ऑफ स्ट्रीम आएगा, तो फ्लोट करता हुआ पैकेट को रास्ते में पाएगा। इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a river, velocity of flow is Vf. A man swims with speed Vs related to what? He swims sometime downstream and then same time upstream. Find overall average speed, overall average velocity. कितना सिंपल क्वेश्चन है। कोई आदमी गया t सेकेंड के लिए डाउनस्ट्रीम, फिर t सेकेंड के लिए ऑफस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाते वक्त पक्का डिस्टेंस ज्यादा गया होगा, ऑफस्ट्रीम जाते वक्त पक्का डिस्टेंस कम आया होगा, क्योंकि ऑफस्ट्रीम आते वक्त उसका स्पीड कम था। तो डाउनस्ट्रीम जब वो गया तब उसका स्पीड क्या था? ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। चलो मानते हैं कि ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। और डाउनस्ट्रीम जाता है टी सेकंड के लिए, तो टी सेकंड में वो कितना दूर गया होगा? व्हाट वुड बी दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस विल बी डेफिनेटली कितना? इट इज डाउनस्ट्रीम जाते वक्त उसका स्पीड कितना था? vm प्लस vf इनटू t है कि नहीं? Velocity of man is vs और velocity of flow is vf, तो vm लिख दिया हूं, इसको vs लिखना चाहिए। हाँ, कोई तकलीफ नहीं। vs प्लस vf इंटू टी। ऑफ स्ट्रीम आते वक्त, ये तो नीचे जाते वक्त की कहानी है। ऊपर आते वक्त उसका वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लो, दैट इनटू टी। ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया vs माइनस vf इंटू टी। कहानी खत्म। पूछा है ओवरऑल एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना गया? vs प्लस vf इंटू टी, vs प्लस vf इंटू टी प्लस vs माइनस vf इंटू टी। और टोटल टाइम कितना लिया? गया t सेकेंड, आया t सेकेंड टू t। तो देखो, तो यहाँ पर एक vft है, यहाँ पर एक माइनस vft है, कैंसिल हो जाएगा। vst 2vst by 2t is equal to same as vs. Average speed is same as velocity of the swimmer. Remember the answer. Remember the answer. Average speed is same as velocity of the swimmer. कोई कैलकुलेट नहीं करना है। What is average velocity? Average velocity is total displacement. Total displacement कितना? Displacement here you see is coming out to be from here to here. ये है displacement. ये displacement कितना है? This minus this. It is Vs plus Vf into t minus Vs minus Vf into t. क्या? बाय टाइम कितना लिया? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखो कौन कैंसिल हो जाएगा? vs कैंसिल हो जाएगा। ये से इट इज सेम एज vf। एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड एवरेज स्पीड इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्या बात समझ में आया? तो दीज आर ऑल टिपिकल क्वेश्चंस। बुक में आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, आप उस सबको कर लोगे। यहाँ पर टिपिकल क्वेश्चन है, तो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस का मैं आंसर आपको दिया। ठीक है, आज की क्लास यहाँ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।